नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फार्मा लेक्चर्स में। आज हम पढ़ेंगे फिजिकल फार्मास्यूटिक्स 2 यूनिट नंबर 2 में डिफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड्स के बारे में। इसमें हम पढ़ेंगे इलास्टिक और प्लास्टिक डिफॉर्मेशन भी और स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व को भी देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डिफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड्स मतलब डिफॉर्मेशन होता क्या है। डिफॉर्मेशन रिफर्स टू एनी चेंज इन द शेप और साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू अप्लाइड फोर्स। हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट है, जब हम उस पर फोर्स अप्लाई करेंगे तो उसके शेप और साइज़ में जो चेंज होगा उसे हम बोलेंगे डिफॉर्मेशन। जैसे हमारे पास एक रबर बैंड है, जब हम उसे खींचेंगे मतलब यानी कि हमने उस पर फोर्स अप्लाई करी, जब हम उसे खींचेंगे तो जो उसकी लेंथ है वो इंक्रीज़ हो जाएगी, मतलब उसकी शेप में और साइज़ में चेंज हुआ है, तो हम उसे बोलेंगे उसका डिफॉर्मेशन हुआ है। जो हम फोर्स अप्लाई करेंगे वो टेंसाइल फोर्स भी हो सकती है, कंप्रेसिव फोर्स भी, उसे कंप्रेस भी कर सकते हैं सॉलिड्स के केस में, बेंट भी कर सकते हैं हम किसी मटेरियल को, और उसे ट्विस्ट भी कर सकते हैं। एज डिफॉर्मेशन अकर्स इंटरनल इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस अराइज दैट अपोज द अप्लाइड फोर्स। जैसे हम अपने रबर बैंड पे जब फोर्स अप्लाई करेंगे, उसे हम खींचेंगे, तो जो उसके अंदर की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं, जो कि रीस्टोरिंग फोर्स भी बोली जाती हैं, वो उस मटेरियल को फिर से अपनी ओरिजिनल शेप में लाने की कोशिश करेंगी, उसकी शेप चेंज नहीं होने देंगी। और अगर ये जो रीस्टोरिंग फोर्स है, जो उसके इंटरनल फोर्स हैं, वो ज़्यादा होंगी अप्लाइड फोर्सेस से, जो फोर्स हम उस पर अप्लाई कर रहे हैं उससे ज़्यादा होगी, तो जो हमारा मटेरियल है उसकी शेप चेंज नहीं हो पाएगी। और अगर अप्लाइड फोर्स, जो हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, वो ज़्यादा है और इंटरनल फोर्स कम है, तो हमारे मटेरियल की शेप चेंज हो जाएगी। यही लिखा है यहाँ पे, इफ़ द अप्लाइड फोर्स इज़ नॉट टू मच देन दीज फोर्सेस मे बी सफिशिएंट टू रेजिस्ट द अप्लाइड फोर्स। तो उसका शेप चेंज नहीं होगा। द ऑब्जेक्ट रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल शेप व्हेन द लोड इज़ रिमूव्ड। जब हम फोर्स रिमूव करेंगे तो वो अपने ओरिजिनल शेप में आ जाएगी। अब नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ डिफॉर्मेशन, कि कितने टाइप्स के डिफॉर्मेशन होते हैं। दो टाइप्स के होते हैं, इलास्टिक डिफॉर्मेशन और प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। जो इलास्टिक डिफॉर्मेशन होता है वो एक टेम्परेरी डिफॉर्मेशन होता है, मतलब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो उसकी शेप तो चेंज होगी, पर अगर हम फोर्स हटा देंगे, फोर्स को रिमूव करेंगे, तो वो फिर से अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाएगा, मतलब परमानेंट चेंज नहीं रहेगी, टेम्परेरी डिफॉर्मेशन होगा। पर प्लास्टिक डिफॉर्मेशन में एक परमानेंट डिफॉर्मेशन होता है, जब हम किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई करते हैं और जब उसे रिमूव करेंगे तो भी हमारे ऑब्जेक्ट की शेप फोर्स अप्लाई करने के बाद जो थी वही रहेगी, वो वापस से अपनी ओरिजिनल शेप को रीगेन नहीं करेगा। इलास्टिक डिफॉर्मेशन में वंस द एक्सटर्नल लोड इज़ रिमूव्ड फ्रॉम इलास्टिकली मॉडिफाइड बॉडी इट रीगेन्स इट्स ओरिजिनल शेप। वही है, जब हम अपनी एक्सटर्नल लोड को, मतलब जो हमने फोर्स अप्लाई करी है, उसे रिमूव करेंगे तो जो इलास्टिक बॉडी होगी वो अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाएगी, पर जो प्लास्टिक बॉडी होगी वो ओरिजिनल शेप में नहीं आएगी। इन इलास्टिक डिफॉर्मेशन, जो इलास्टिक डिफॉर्मेशन होता है उसमें जो एटम्स होते हैं, मैं एक बार रीड कर देता हूँ। इन इलास्टिक डिफॉर्मेशन एटम्स ऑफ द मटेरियल आर डिस्प्लेस्ड टेम्परेरी फ्रॉम देयर ओरिजिनल लैटिस साइड, दे रिटर्न बैक टू देयर ओरिजिनल पोजीशन आफ्टर द रिमूवल ऑफ एक्सटर्नल लोड। इलास्टिक बॉडीज़ में जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं किसी मटेरियल पे, तो जो उसके मटेरियल के अंदर के एटम्स होते हैं वो अपनी प्लेस से डिस्प्लेस तो हो जाते हैं, मतलब एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे चले जाते हैं, उनके बीच में थोड़ा डिस्टेंस हो जाता है मेंटेन, पर वो कुछ टाइम के लिए होता है। जब हम फोर्स को हटा देते हैं तो वो वापस से मॉलिक्यूल्स अपनी पोजीशन पे आ जाते हैं, ओरिजिनल पोजीशन पे, जिसकी वजह से वो अपनी ओरिजिनल शेप रीगेन कर लेता है। पर प्लास्टिक डिफॉर्मेशन में ऐसा नहीं होता। यहाँ पे जो एटम्स होते हैं वो अपनी पोजीशन से परमानेंटली डिस्प्लेस हो जाते हैं जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं किसी मटेरियल पे, जिसकी वजह से फोर्स को हटाने के बाद भी जो हमारा मटेरियल है वो ओरिजिनल शेप में नहीं आ पाता।
इलास्टिक फोर्सेस, जो भी हम फोर्स अप्लाई करते हैं इलास्टिक मटेरियल्स पे, वो कम होती हैं, और जो फोर्स चाहिए होता है प्लास्टिक डिफॉर्मेशन के लिए वो ज़्यादा होता है। जो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है कोई भी मटेरियल प्लास्टिक डिफॉर्मेशन के वक्त, क्योंकि किसी भी मटेरियल की अगर हमें शेप चेंज करनी है तो हमें कुछ तो एनर्जी उसे प्रोवाइड करानी होगी, तो उस एनर्जी को हम बोलते हैं मॉड्यूल ऑफ रेजिलेंस। और वही एनर्जी प्लास्टिक बॉडी में हम कहते हैं उसे मॉड्यूल ऑफ टफनेस। इलास्टिक बॉडीज़ में हुक्स लॉ एप्लीकेबल होता है। हुक्स लॉ यही होता है कि जो स्ट्रेस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेन के, स्ट्रेस बढ़ाएंगे तो स्ट्रेन बढ़ेगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है तो एक लीनियर कर्व फॉर्म होता है, और जो हमारी प्लास्टिक बॉडीज़ होती हैं वहाँ पे हुक्स लॉ एप्लीकेबल नहीं होता, तो इसीलिए नॉन लीनियर कर्व होता है। तो अभी इसे हम समझेंगे एक ग्राफ की हेल्प से, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बोलते हैं जिसे। ये रहा हमारा स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। यहाँ पे हमने एक्स एक्सिस पे लिया है स्ट्रेस, ये एक्स एक्सिस पे है स्ट्रेस, और वाई एक्स एक्सिस पे है स्ट्रेन, और वाई एक्सिस पे है स्ट्रेस। ये हमारा 0 पॉइंट हो गया यहाँ पे ओरिजिन। यहाँ से अब जो हमने ग्राफ बनाया, जो हमारा ए से बी पॉइंट तक है वो एक लीनियर कर्व शो हो रहा है। लीनियर है तो मतलब स्ट्रेस स्ट्रेन के बीच में जो रिलेशनशिप है वो लीनियर है, और लीनियर किस में होती है? इलास्टिक बॉडीज़ में होती है। तो ये हो गया हमारा इलास्टिक रीजन, ये ए से बी तक इलास्टिक रीजन हो गया। और जो लीनियर रिलेशनशिप है तो मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पे हुक्स लॉ फॉलो हो रहा है, मतलब स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। तो यहाँ पे हुक्स लॉ फॉलो हो रहा है, और अगर हम इतना स्ट्रेस अप्लाई करें बी पॉइंट तक किसी मटेरियल पे, और हम उस स्ट्रेस को हटाएं, तो वो मटेरियल जो है वो अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाएगा। इसीलिए हम इसे इलास्टिक रीजन बोल रहे हैं। जो बी पॉइंट है उसे हम बोलेंगे इलास्टिक लिमिट या फिर यील्ड पॉइंट। मतलब इसके बाद अगर हम और स्ट्रेस अप्लाई करेंगे मटेरियल पे तो वो अपनी ओरिजिनल शेप में नहीं आ पाएगा, कुछ ना कुछ उसमें परमानेंट चेंज हो जाएगा। तो इसीलिए हम इसे बोल रहे हैं इलास्टिक लिमिट, या फिर इसे यील्ड पॉइंट भी बोलते हैं। जो हमारा रीजन है बी से लेके सी तक, उसे हम बोलते हैं प्लास्टिक रीजन। मतलब ये वो रीज़न है जहाँ पे अगर हम स्ट्रेस अप्लाई कर दें किसी मटेरियल पे तो वो अपनी ओरिजिनल शेप को रीगेन नहीं कर पाएगा। और ये जो ग्राफ है ये नॉन लीनियर है, तो मतलब यहाँ पे हुक्स लॉ भी फॉलो नहीं हो रहा, और जो मटेरियल है वो अपनी ओरिजिनल शेप में नहीं आ पाएगा फोर्स हटाने के बाद भी। जो सी पॉइंट है ग्राफ का एंड पॉइंट, वो है फ्रैक्चर पॉइंट। मतलब सी पॉइंट से भी ज़्यादा अगर हम और स्ट्रेस अप्लाई करते हैं किसी मटेरियल पे तो वो मटेरियल ब्रेक हो जाएगा। ब्रेकिंग पॉइंट भी बोलते हैं इसे, और फ्रैक्चर पॉइंट भी बोलते हैं। ब्रेकिंग पॉइंट भी बोलते हैं और फ्रैक्चर पॉइंट भी बोलते हैं। मतलब इस पॉइंट से अगर हम और ज़्यादा स्ट्रेस अप्लाई करें अपने मटेरियल पे तो वो ब्रेक हो जाएगा, और ओरिजिनल शेप में तो आ ही नहीं पाएगा क्योंकि ये प्लास्टिक रीज़न है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।